हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी बॉडी या डायनेमिकल सिस्टम की पोजीशन या उसके मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर वो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाए तो हम उस पर्टिकुलर सिस्टम या बॉडी के मोशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कि क्या पोजीशन उसकी रहेगी। तो यही जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, इन्हीं को ही हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड to describe completely the position and state of motion of the body or of the system are called as degree of freedom of that body or that particular dynamic system. For example, अब हम ये मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी एक अलोंग वन एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लीजिए, वहाँ पे वो मूव कर रहा है। तो अगर हमें उसकी पोजीशन या उसके मोशन के बारे में डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करनी होगी। यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी 1 हो जाएगी। मान लीजिए अब ये पार्टिकल हमारा प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस हमें कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, अगर हम एक्स वाई प्लेन मानते हैं। तो यानी कि यहाँ अगर हमें पार्टिकल के मोशन के बारे में या उसकी पोजीशन के बारे में पता लगाना है तो हमें दोनों ही एक्सिस के अलोंग उसकी डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम या बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन को या स्टेट ऑफ मोशन को बताने के लिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। मान लीजिए अगर वो पार्टिकल फ्रीली स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, अगर स्पेस के अंदर है तो वो तीनों एक्सिस के अलोंग जा सकता है। तो हमें कि तीनों एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करनी होगी अगर हम उस पार्टिकल की पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बन जाएगी। अब ये जो हमने अबव एग्जाम्पल पढ़ा पार्टिकल के लिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लेन के अलोंग या फिर स्पेस के अलोंग, तो यहाँ हमने पार्टिकल माना था पॉइंट मास। और पॉइंट मास जो पार्टिकल होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन शो करता है, सिर्फ अलोंग वन डायरेक्शन ट्रांसलेशन मोशन शो करता है। बट अगर हम एक रिजिड बॉडी मान लेंगे ऑफ फाइनाइट साइज, तो रिजिड बॉडी बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी दोनों ही मोशन शो करती है। तो जिस तरह से आपके ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमने 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सिमिलरली हमारे जो रोटेटरी मोशन होगा इसको भी हम 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी एक रिजिड बॉडी के पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से और 3 ड्यू टू रोटेटरी मोशन। अब हम कंसिडर कर लेंगे कोई भी एक सिस्टम। मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं और दोनों ही पार्टिकल्स पॉइंट मास के हैं और ये स्पेस के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो हर एक पार्टिकल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3 एक पॉइंट मास की और 3 दूसरे वाले पॉइंट मास की। तो देयरफॉर यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बन जाएंगी वो 6 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है। पर अब हम एक ही कंडीशन लगा देते हैं कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने फिक्स कर दिया है। तो इससे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक डिफिनिट रिलेशन बन जाएगा। यानी एक एक कोऑर्डिनेट, ये जो पार्टिकल थे इसका एक्स एक्सिस था, तो यहाँ एक इसका कोऑर्डिनेट और एक इसका कोऑर्डिनेट, ये तो बाउंड हो गया। यानी टोटल जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से एक हमारा रिड्यूस हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अब एक रिलेशन सेटअप हो गया है, जिसकी वजह से अब जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बताने के लिए, इसके मोशन को बताने के लिए, वो एक से रिड्यूस हो जाएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स एक नंबर से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा सिस्टम का वो बन जाएगा, टोटल जैसे 6 हैं तो अब बन जाएगा 6 - 1 दैट इज़ 5 आ जाएगा। तो दस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है किसी भी सिस्टम की, जिसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स उस सिस्टम की पोजीशन को
डिफाइन करते हैं माइनस में कितने इंडिपेंडेंट रिलेशंस उन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स माइनस में द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम, उनके बीच में कितने इंडिपेंडेंट रिलेशंस बन सकते हैं, वही हमारी उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला इसका बनेगा एफ मान लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ इज इक्वल्स टू 3n माइनस के, वेयर एफ डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, n for the number of particles of the system and k for the number of independent relations between them। तो हम स्टडी करेंगे अब यही डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी परफेक्ट या आइडल गैस के लिए। तो सबसे पहले हम एक मोनोएटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं। मोनोएटॉमिक गैस जैसे हम ले सकते हैं आर्गन हो गया, नियन, हीलियम। मोनोएटॉमिक गैसेस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जिनके अंदर वन एटम होता है, सिर्फ एक एटम होता है और वो एटम पॉइंट मास का है। तो इसका मतलब वहाँ सिर्फ क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा और उसमें रोटेटरी मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही पार्टिकल कंसिडर कर रहे हो। और यहाँ पे जो एक ही पार्टिकल आपने माना तो वो कोई रिलेशन तो बना नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल है वो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशंस बन जाएंगे 0, यानी k बन जाएगा 0। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम f की वैल्यू आएगी वो 3n माइनस के, n की जगह 1 पुट करेंगे, k की जगह 0, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, यानी इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। दूसरा हम लेते हैं डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस के एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन, जैसे हम लेते हैं H2, N2, O2। तो ये ऐसी गैसेस होती है जिनके अंदर 2 एटम्स होते हैं। डायटोमिक का मतलब जिनके अंदर 2 एटम्स होंगे और दोनों एटम्स किसी फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसका ट्रांसलेटरी मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास हो सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है ये रोटेटरी मोशन भी कर सकता है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यानी कि अगर वो मान लीजिए जैसे ए मान लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल ए के अलोंग, तो ये सी और बी ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दोनों इनके अलोंग तो ये रोटेटरी मोशन भी शो कर सकता है। और ए के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से ट्रांसलेटरी मोशन होगा, क्योंकि ए हमने जो एटम्स माने हैं ये पॉइंट मास के माने हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी रोटेशन की वजह से, क्योंकि एक बी की वजह से, एक सी के अलोंग, ए के अलोंग नहीं होगी। हैंस डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स माने, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो n तो 2 हो गया और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक रिलेशन हमारा बन सकता है, तो यहाँ पे k की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली हम ट्रायोटोमिक गैसेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल SO2, H2S, मतलब उनको हम ट्रायोटोमिक गैसेस बोलते हैं बेसिकली, जिनके अंदर 3 एटम्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये लीनियर भी अरेंज हो सकते हैं कि मान लीजिए एक तो आपका सेंट्रल में है, 2 एटम उसके आइदर साइड में है, और ये नॉन लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉन लीनियर मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में भी ये तीनों एटम्स हमारे अरेंज हो सकते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो भी हमारी अलग अलग आएंगी। जैसे मान लिया हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जब ये लीनियर फॉर्म में अरेंज है। लीनियर फॉर्म में मतलब इस तरीके से, 1 एट द सेंटर एंड अदर 2 आर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द सेंट्रल एटम। तो ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 3 एटम्स है। अब ये रिलेशंस यहाँ पे देखिए कितने बन सकते हैं, एक तो इन 2 के बीच में एक रिलेशन बन सकता है और एक इन 2 के बीच में। तो टोटल इंडिपेंडेंट रिलेशंस यहाँ की कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ f की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 - 2 दैट इज़ 7। तो इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7। और अगर हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए तीनों एटम्स ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर लोकेटेड हैं, तो इस केस में n की वैल्यू तो 3 है और जो इंडिपेंडेंट रिलेशंस इनके बीच में बनेंगे वो भी 3, एक ये, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में। तो इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी हमारे 3 बन गए। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 - 3 दैट इज़ 6। इसी तरह अगर हमें किसी और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ F = 3n - k, where F is the degree of freedom, n is the number of independent coordinates and k is the number of independent relations between them।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखिए इसके बारे में, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी है वो अपनी ही डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाती है, इक्वल पार्टीशन होता है उसका। जैसे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, ये किसके इक्वल होता है, हाफ mc² इज इक्वल टू 3/2 kT। बेसिकली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। तो यहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, c है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, k यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t यहाँ पे टेम्परेचर है गैस का किसी भी पर्टिकुलर एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। तो इसका मतलब जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी इन तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग, वो हमारी हो जाएगी 3/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ ऊपर देखा कि ये कितनी है 3/2 kT। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर कोई भी हम गैस कंसिडर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी सेम है पूरी वॉल्यूम, जितनी भी गैस की वॉल्यूम है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर डेंसिटी जो है उस गैस की वो पूरी तरह सेम है। तो इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग प्रेफरेंस नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। इसका मतलब जो एनर्जी होगी वो भी हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या आप कह सकते हो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि पूरी डेंसिटी सेम है पूरी वॉल्यूम की। इसका मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी हो जाएगी, देखो टोटल 3 की कितनी है 3/2 kT। अगर हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग, अगर हम 1 डिग्री फ्रीडम ऑफ के कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 3 की इतनी है, तो बाय यूनिटरी मेथड 1 की क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 1 के करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 3/2 kT, हाफ kT। इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज़ नोन एज मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारी हाफ kT आएगी। अगर दूसरे वे में हम इसको डिफ़ाइन कर सके तो हम ये कह सकते हैं किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए, मान लीजिए वो सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम के अलोंग है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वली हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी किसी भी पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के ऊपर, और वो बराबर होगी हाफ kT के। और K यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यानी अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है किसी भी डायनामिकल सिस्टम के अलोंग, मान लीजिए वो सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर, और वो इक्वल होगी हाफ kT के। K यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। So this is about law of equipartition of energy. Thank you.